चलिए फिर से एक नया वीडियो देखते हैं आज हम लोग। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको होम रूल लीग के बारे में पढ़ाया था। 1916 में हुआ ये, और इसके बाद यहाँ पे गांधी जी का आगमन होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और इसके बाद वो लगातार 3 आंदोलन करेंगे। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह जो है वो तीनों होता है। तीनों सफल होते हैं और मास्टर स्ट्रोक एक तरह से ये माना जा सकता है। और गांधी जी इसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है भारत में हो जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ वो आप सबको पता है। तो आज राष्ट्रपिता कहे जाते हैं गांधी जी। तो एक एक करके इन तीनों आंदोलन को जो है, सबसे पहले चंपारण होता है, उसके बाद अहमदाबाद होता है, उसके बाद खेड़ा होता है। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर इंपॉर्टेंट है इस आंदोलन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। समझना है, रटना नहीं है। समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो बारी बारी से जो है इसको देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह देखो होता है 1917 में। कारण क्या होता है इसका देखो। तो कारण होता है कि ये होता है बिहार के क्षेत्र में। बिहार का जो चंपारण है वहाँ पे होता है। और इस समय बिहार में चंपारण जैसे जिलों में जो है वो नील की खेती जो है वो करवाई जाती थी, एक तरह से आप कह लें जबरदस्ती। यहाँ पे 3 कठिया व्यवस्था होती है। ये नील की खेती की एक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि बिहार में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि 1 बीघा बोलते हैं इसको। बीघा एक तरह से पैमाना हो गया भूमि का। 1 बीघे में जो है वो 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठा। तो इस 20 कट्ठे में 20/3 का मतलब हुआ ये जो है 3/20 कि 20 कट्ठे में 3 हिस्सा जो होगा, 3 कट्ठे पे जो है वो नील की खेती करवाई जाती थी। अब इससे प्रॉब्लम क्या था देखो। एक तो आज की जैसी उसमें टेक्नोलॉजी थी नहीं कि हाइब्रिड बीज हो गए, वहाँ पे खूब सारा फसल हो रहा है थोड़े से भी ज़मीन पे। नहीं, वैसा नहीं होता था। बहुत कम फसल होता था, ऊपर से लगान भरना पड़ता था बहुत हैवी। अगर किसी ने 100 केजी उपजाया तो आपने 50 केजी तो ले लिया लगान में ही, तो वो साल भर खाएगा क्या। कोई व्यवसाय के लिए तो खेती करता नहीं था, उसको खाने के लिए की जाती थी बेसिकली। तो किसान पहले से ही काफ़ी गरीब थे, और उसमें आप फिर से उसकी ज़मीन का एक अच्छा खासा हिस्सा ले रहे हो तो और प्रॉब्लम थी। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये भी एक इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था शुरुआत में, तो लोग कर भी रहे थे। बाद भी क्या समस्या आ गई। तो देखो नील का काम क्या होता है, नील का उपयोग कहाँ पे होता है। तो नील बेसिकली कपड़ों को कलर करने में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले नील अगर किसान उपजाते भी थे तो जो बगान मालिक थे उसको अच्छा खासा पे भी करते थे, क्योंकि उनका नील जो था वो वैश्विक मार्केट में बिक भी जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 1910 में जो है वो जर्मनी में कृत्रिम रंगों का जो है आविष्कार होता है। सिंथेटिक डाई का जो है वो आविष्कार होता है। इसके आविष्कार होने से क्या होता है कि नील जो है ना धीरे धीरे बाजार से आउट हो जाता है, या फिर इसकी मांग में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो अब देखो कि नील एक तरह से ख़त्म ही हो गया मार्केट से, या बहुत कम रहा। तो एक तो जो ये बगान मालिक थे, ज़बरदस्ती खेती करवा जो रहे थे यहाँ पे किसानों से, उनको एक तरह से दाम मार्केट में मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी नील की खेती कर रहे हैं किसान, तो किसान को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। एक तो बहुत कम दाम भी मिल रहा है उसके सामने। तो किसान बोलते हैं कि भाई ये जो नील की खेती हमसे करवा रहे हो ना, प्लीज़ मत करवाओ, हमारा जो ज़मीन है आप मुक्त कर दो, ये क्यों करें हम इस पर। तो लेकिन जो होंगे, जो बगान मालिक होंगे, नीलहे बोलते थे बिहार में इसको, बगान मालिकों को। तो ये अंग्रेज सब सारे अंग्रेज थे। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा ज़बरदस्ती करते हैं फिर से किसानों से, और बोलते हैं कि ठीक है आप क्या करो कि ठीक है हम तुम्हारा ज़मीन मुक्त कर देंगे, लेकिन क्या करना होगा कि जो लगान तुम पहले दे रहे थे ना उससे ज़्यादा वसूलेंगे। को मान लो 10 रुपये दे रहे थे, तो अब जो 3 कट्ठा छोड़ा है हमने उसका 2 रुपया और दोबारा दो अब। और बदले में ये जो ज़मीन तुम्हारा छोड़ेंगे ना, उसके बदले भी एक शुल्क दो, कुछ मतलब पैसा दो हमको, तब छोड़ेंगे। अब भाई देखो किसान की हालत पहले ही ख़राब है, उससे और तुम पैसा मांग रहे हो, कहाँ से देंगे। पागल ही होगा ना किसान, क्या करेगा। और तो यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति होती है किसानों की, और किसान कोशिश करते रहते हैं कि कैसे इससे निकले, बट क्या करेंगे वो लोग, कुछ नहीं कर पाते। तो राजकुमार शुक्ल नामक एक आदमी होते हैं चंपारण के ही। तो राजकुमार शुक्ल जी जो होते हैं वो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1916 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लखनऊ अधिवेशन 1916 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है कांग्रेस वाला वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, आप जाइए उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो लखनऊ में राजकुमार शुक्ल जी जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वहाँ पे जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं। अच्छा, ये गांधी जी से उस वक्त क्यों मिले? देखो नए नए गांधी जी यहाँ पे आए थे, और गांधी जी को उस वक्त कोई जानता भी नहीं था। 1917 की बात हो रही है लगभग, नहीं 1916 दिसंबर की बात हो रही है, 1916 में दिसंबर की बात। तो गांधी जी ने कुछ किया नहीं था भारत में, तो फिर इनके पास क्यों जाते हैं। और भी लीडर्स थे कांग्रेस के, उसके पास क्यों नहीं गए शुक्ल जी। तो देखो क्या था कि ये दक्षिण अफ्रीका से कुछ करके आए थे। ये आए थे कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था, और बहुत सारी सहूलियतें जो है, जो वहाँ पे भारतीयों के साथ शोषण हो रहा था,
तो बहुत सारी सहूलियत प्राप्त करने में सफल रहे थे अपने असहयोग के द्वारा, अपने तौर तरीकों के द्वारा सत्याग्रह कर करके। तो काफ़ी सुना होता है राजकुमार शुक्ल जी ने इनके बारे में। तो गांधी जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप आइए प्लीज़, एक बार देखिए अपनी आंखों से आकर के चंपारण में कि क्या हो रहा है, और उसके बाद आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। तो गांधी जी इनकी बात मान लेते हैं और गांधी जी फाइनली क्या होंगे, 10 अप्रैल 1917 को, ये बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी बिहार कब पहुंचे, याद रखिएगा इस डेट को। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है वो बिहार पहुंचते हैं, चंपारण पहुंचते हैं, और यहाँ पे अपने तरीके से जो है वो मामले की जांच पड़ताल करेंगे कि किसानों की एक्चुअल में क्या हालत है, क्या इतनी ख़राब है या नहीं है, जो भी चीज़ें होगी ये शुरू करते हैं। जैसे ही ये गांधी जी देखो यहाँ पे आएंगे चंपारण, तो सरकार सीधे इनको बोलती है, यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं बिहार के एडवर्ड गेट, तो नाम लिखना है तो आप लिख लीजिए। वो सरकार इनको आदेश देती है गांधी जी को कि आप तुरंत जो है वो चंपारण छोड़ दें, आप गलत कर रहे हैं यहाँ पे आकर के। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी मना करते हैं, इनकार कर देते हैं कि भाई तुमको जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है वो मैं क्या कर रहा हूँ। तो सरकार फिर क्या कर, और यही जो है सविनय अवज्ञा का पहली बार जो है गांधी जी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों आंदोलन जो हुआ, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तीनों में 3 अलग अलग चीज़ें गांधी जी भारत में पहली बार करते हैं। चंपारण में क्या किया, पहली बार सविनय अवज्ञा। ये सब क्या थी, सविनय अवज्ञा, असहयोग, ये सब क्या चीज़ें थी। तो ये गांधी जी के कुछ तरीके थे जिनका इस्तेमाल वो आंदोलन में करते थे। सविनय अवज्ञा का सिंपल मतलब आप ये समझिए कि कुछ सरकार ने आज्ञा दी, उसकी अवज्ञा कर दी गई। तो सरकार ने कहा कि तुम छोड़ के चले जाओ चंपारण, गांधी जी ने मना कर दिया, तो यही है सविनय अवज्ञा। तो पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग भारत में गांधी जी कहाँ करते हैं, चंपारण सत्याग्रह में। तो फिर सरकार क्या करेगी, सरकार आती तो उतारेगी नहीं, वो क्या करेगी, गिरफ्तार कर लेगी। अब गिरफ्तार करने के बाद इनको, गांधी जी को कोर्ट लेके जाया जाता है। कोर्ट में जो जज होता है वो उन पे फाइन लगाता है। गांधी जी बोलते हैं कि मैं फाइन नहीं भरने वाला, आपको फिर जो करना है आप कर लीजिए। साथ ही बहुत बड़े पैमाने पे कोर्ट के बाहर भी और कई जगहों पे बिहार में जो है प्रदर्शन होते हैं, और अंत में सरकार जो है मजबूर होकर के गांधी जी को रिहा कर देती है। और क्या करती है सरकार बोलती है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसानों का शोषण हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि एक कमेटी बनाते हैं किसानों के सिचुएशन की जांच करने के लिए। सरकार के द्वारा एक कमेटी बना दी जाती है जिसका नाम होता है चंपारण अग्रगेरियन कमेटी, और इसमें कई सारे सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इसके जो होते हैं वो होते हैं FG स्लाई, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। और गांधी जी को भी जो है वो एक सदस्य इसका बना दिया जाएगा। और यहाँ पे बिहार जब आते हैं गांधी जी, तो इनके जो सहयोग में लोग होते हैं वो देख लीजिए, पूछा जाता है, ये बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो राजेंद्र प्रसाद होते हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद होते हैं, JB कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई जैसे लोग होते हैं। ज़्यादातर इसमें वकील ही हैं, तो ये लोग इनका साथ देते हैं गांधी जी, जो यहाँ पे जांच पड़ताल ये सब कर रहे होते हैं उस समय। अब ये चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जो है वो रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट में ये बातें मान ली जाती है कि जो आपने किसानों से, जो नील या बगान मालिक जो होते हैं, उनसे जो शुल्क वसूला है किसानों से, वो जो है वो गैर कानूनी रूप से वसूला गया है। सरकार ये बात, मतलब रिपोर्ट में जो है वो कमेटी मान लेती है ये बात। और फिर फाइनल डिसीजन ये होता है कि ये जो बगान मालिक हैं, ये जो आपने प्रताड़ित किया है किसानों को, या फिर जो ये जो टैक्स आपने जो गलत तरीके से जो आपने लगान लिया है, वो आप वापस करें, और ये जो कंपनसेशन दें, उनको क्षतिपूर्ति दें। और वो लोग तैयार हो जाते हैं कि हम 25% जो है वो भुगतान कर देंगे, जो बगान मालिक होते हैं। तो गांधी जी यहाँ पे ये बात मान लेते हैं। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखो, असलियत में तो डिमांड था कि आप 100% जो जितना लिया है गैर कानूनी रूप से वो लौटा दो, बट फिर भी एक वैचारिक स्तर पे कितनी बड़ी जीत है। आप समझो कि एक तो ये लोग वसूल रहे थे, अंग्रेज यहाँ पे जो बगान मालिक थे वो वसूल रहे थे जबरदस्ती किसानों से, अब ये दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, मतलब कि इन्होंने एक तरह से, एक कितनी बड़ी जीत है आप भारतीय लोगों की, आप समझो। तो ये भुगतान की बात मान ली जाती है, 25% जो है वो लौटाते हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे कि एक दशक के अंदर, अगले मतलब 8-10 सालों में, सारे जो है बगान मालिक यहाँ पे नील वाले भाग जाते हैं यहाँ से, चंपारण से। और इस तरह से 3 कठिया व्यवस्था समाप्त होती है और आंदोलन जो है ये सफल होता है, चंपारण सत्याग्रह। अब होगा अहमदाबाद। तो ये तो सफल हो गया आंदोलन का, पहला आंदोलन गांधी जी ने किया चंपारण, और पहला ही सफल हुआ, तो काफ़ी पॉपुलर होते हैं उसके बाद। और उसके बाद जो है 1918 में, अगले साल ही फिर से एक यहाँ पे सेक्सर मारेंगे गांधी जी, और अहमदाबाद में कुछ मामला हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम, तो अहमदाबाद में जो कॉटन, देखो गुजरात, महाराष्ट्र में, ये सब में काफ़ी जो है वो कपड़े की मिलें वगैरह होती थी, बॉम्बे उस समय कहा जाता था। तो यहाँ पे कॉटन मिल के जो मालिक होते हैं उनके बीच,
और मजदूरों के बीच जो है वो तनातनी बढ़ जाती है, विवाद हो जाता है। विवाद किस बात को लेकर के? तो प्लेग बोनस को लेकर के एक तो होता है, और होता क्या है यहाँ पे कि देखो युद्ध उस समय चल रहा होता है 1914 में। मैंने आपको बताया था जो गदर आंदोलन वाला वीडियो था उसमें, कि यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। तो उसके कारण से जब कोई युद्ध होगा तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी कीमतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो मजदूर जो है यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि जो हमको प्लेग बोनस दिया जा रहा था, प्लेग बोनस याद रख लीजिए बस, ज़्यादा इसमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो 50% जो है आप जो पहले बोनस दे रहे थे उसमें आप 50% क्या करो, इंक्रीज़ कर दो, बढ़ा दो। जो यहाँ पे मालिक होते हैं वो बोलते हैं कि 20% की वृद्धि कर देंगे, और अगर आपने नहीं स्वीकार किया तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो एक तरह से दादागिरी पे थोड़ा उतर आते हैं यहाँ पे मजदूर जो है। इसके कारण से इन दोनों के बीच जो है एक तरह से टकराव हो जाता है, विवाद बढ़ जाता है, और ये प्रॉब्लम यहाँ पे बेसिकली हो जाती है। बाद में होता भी है कि जो मजदूरों को, कुछ लोगों को जो है वो बर्खास्त भी किया जाता है नौकरी से, और फिर बॉम्बे से जो है वो, बॉम्बे से बुलाया जाता है कुछ मजदूरों को, जो लाने की बात कही जाती है। तो बेचारे जो ये जो मजदूर थे यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं, और वो जाते हैं किनके पास, वो यहाँ पे एक लेडी होती हैं उस वक्त, नाम होता है उनका, नाम याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अनुसुईया साराभाई। ये सामाजिक कार्यकर्ता होती है यहाँ पे। उनके पास जो है वो मजदूर जाते हैं कि आप कुछ कीजिए हमारे लिए। तो ये क्या करती है, अनुसुईया साराभाई गांधी जी से संपर्क करती है। और अनुसुईया साराभाई बेसिकली कौन होती है, ये होती है अम्बालाल साराभाई, एक आदमी होते हैं, ये भी लिख दूंगा मैं, एक मिनट ये लिख देता हूँ, अम्बालाल, ये याद रख लीजिएगा वैसे, अम्बालाल साराभाई अच्छा ही रहेगा, साराभाई। तो एक ये आदमी होते हैं, इनकी बहन होती है ये अनुसुईया साराभाई। तो अम्बालाल साराभाई कौन होते हैं, जो अहमदाबाद मिल एसोसिएशन होता है उसके अध्यक्ष होते हैं। तो जो भी, फिर भी इनकी बहन जो है मजदूरों का पक्ष लेती है, और वो बोलती है कि ठीक है हम कुछ करते हैं, और ये गांधी जी के पास जाती हैं और बोलती है कि आप कुछ करो। तो गांधी जी आते हैं यहाँ पे, ठीक है, मध्यस्थता वो करने के लिए, और वो अपने तरीके से फिर से देखेंगे यहाँ पे कि क्या तरीका है, क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो महंगाई दर, कंपनी का जो उत्पादन है, देखेगा ना भाई कि आदमी की कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट में है भी कि नहीं। क्योंकि अगर देखो कंपनी अगर लॉस में होगी तो कहाँ से देगी वो, कंपनी के लिए भी वो देना मुश्किल है ना। तो महंगाई दर वगैरह उस समय जो चल रहा होता है युद्ध के कारण, वो देखते हैं गांधी जी, कंपनी का उत्पादन, उसका प्रॉफिट वगैरह देखते हैं, और फिर गांधी जी निष्कर्ष निकालते हैं कि 50% तो नहीं, लेकिन 20% भी नहीं, 35% जो है आप बढ़ोतरी करो इसमें। और गांधी जी मजदूरों को आदेश देते हैं कि आप हड़ताल पे चले जाओ जब तक ये मांगे मान न ले। लेकिन होता क्या है, मजदूर तो हड़ताल पे चले गए, लेकिन काफ़ी दिनों तक जो है वो समाधान नहीं होता है। जो मालिक होते हैं जो मिल के, वो कोई रिस्पांस जो है वो गांधी जी को नहीं देंगे। तो फिर जो मिल के मजदूर होंगे वो फिर गांधी जी से संपर्क करेंगे कि कुछ कीजिए प्लीज़ आप। तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है मैं ही कुछ करता हूँ। उसके बाद गांधी जी जो है वो खुद जो है वो भूख हड़ताल पे चले जाएंगे, और पहली बार गांधी जी के जो है वो भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग करते हैं किसी भी सत्याग्रह में। तो कौन से सत्याग्रह हो जाएगा वो, अहमदाबाद सत्याग्रह। और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि जो मिल मालिक होंगे वो मान लेंगे और इसको मंजूरी दे देते हैं, किसको, 35% वृद्धि को, किसमें, प्लेग बोनस में। तो ये इस तरह से फिर से एक जो होता है एक सफल आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो है वो यहाँ पे निष्पादित होता है। अगला फिर से खेड़ा। तो खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ, और देखो अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ उसके कुछ ही दिन बाद ये आंदोलन होता है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि लोग यहाँ पे थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। चंपारण अगर पूछ देगा तो लोगों को पता है कि 17 में हुआ, और यहाँ पे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दे दे आपको, खिलाफत दे दे एक खिलाफत, और खिलाफत भी लोगों को पता है कि 1919 में हुआ ये। तो सजाने के लिए दे दे 4 आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और खिलाफत। तो लोग बाकी को तो सजा देंगे, लेकिन अहमदाबाद में और खेड़ा में जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों 1918 में हुआ ना। तो आप याद रखिएगा कि खेड़ा उसके बाद हुआ है। और एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, याद रखना है तो केक याद रखिएगा, CAKE, कि गांधी जी जब भारत में आते हैं तो केक खाते हैं। तो C से चंपारण, A से अहमदाबाद और KE से खेड़ा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी है। तो खेड़ा जो है वो गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे जो होता है ये किसानों के मुद्दे पे होता है। तो यहाँ पे 2 लोग इसका नेतृत्व करते हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहते हैं उसको, और महात्मा गांधी भी यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद जब महात्मा गांधी आएंगे तो आंदोलन और मजबूत हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखो होता क्या है कि सूखा पड़ता है। देखो सूखा पड़ेगा तो फसल तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है खराब होगा, बिना पानी के कहाँ से फसल होगा। तो किसान जो है वो लगान कहाँ से भरेंगे, जब फसल ही नहीं हुई तो लगान कहाँ से दूंगा मैं। तो होता क्या है कि उस समय का जो राजस्व कोड होता है, रेवेन्यू कोड होता है, राजस्व कानून जो है, उसके
उसमें होता है कानून में कि अगर आपका फसल 1/4 खराब हो जाए ना, 1/4 से ज़्यादा, तो लगान पूरी तरह से आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी सरकार क्या करेगी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लगान मांगेगी, लगान तो मांगेगी ही, लगान में वृद्धि भी करेगी। अब किसान परेशान हो जाएंगे, भाई क्या करेंगे, एक तो हमारी फसल नहीं हुई, ऊपर से लगान भी भरने बोल रहे हो, और भरने क्या बोल रहे हो, उसमें बढ़ा रहे हो और रेट बढ़ा रहे हो। तो ये लोग क्या करेंगे कि आंदोलन की बात करेंगे। फिर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं, फिर गांधी जी यहाँ पे आते हैं। तो गांधी जी जब आएंगे तो बोलेंगे कि आप क्या करो, किसानों को बोलेंगे वो कि लगान मत दो। तो इस तरह से गांधी जी पहली बार भारत में किसका प्रयोग करेंगे, असहयोग का प्रयोग करेंगे। फिर से 3 तरीके, चंपारण में सविनय अवज्ञा, जो आपका अहमदाबाद हुआ वहाँ पहला भूख हड़ताल, और इसमें जो है पहली बार असहयोग यानी कि नॉन कॉपरेशन का जो है वो प्रयोग करते हैं गांधी जी। असहयोग का मतलब कि पहले टैक्स भरते आ रहे थे, सरकार को सहयोग कर रहे थे, अब सहयोग मत करो। ये सब तौर तरीके थे गांधीयन आंदोलन के, गांधीयन तरीके थे ये। कभी देखेंगे इसको जब गांधी जी के बारे में मैं प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि इसमें असहयोग का प्रयोग किया गया। तो होता है क्या कि फिर देखो क्या करेगी कि सरकार है भाई, अंग्रेज सरकार है यहाँ पे, वो मानेगी नहीं। तो वो क्या करती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर वो आदेश देती है कि जो भी किसान टैक्स नहीं दे रहे हैं, लगान नहीं दे रहे हैं, तो उसका प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाता है, उसकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती है, घर वगैरह। तो यहाँ पे लोग भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं किसानों को, लोग भी बहुत ज़्यादा आंदोलन पे यहाँ पे उतर आते हैं। और जो इनके रिश्तेदार होते हैं वो किसानों को घर दे देते हैं कि चलो आप हमारे यहाँ पर रहो। और उसके बाद ये गांधी जी और बाकी नेताओं के द्वारा बोला जाता है कि ये जो घर किसानों का लिया गया है ना, इसकी जब सरकार नीलामी करेगी तो कोई नहीं खरीदेगा। जिसने भी खरीदा उसको सामाजिक रूप से क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। तो इस तरह से जो वो सरकार ने घर जब्त किया था उसको कोई खरीदता ही नहीं है, तो सरकार वापस जो होगी वो घुटने पे आ जाएगी। और फिर वो डायरेक्ट तो बोलेगी नहीं कि हम हार गए, ऐसा नहीं बोलेगी सरकार। वो थोड़ा सा घुमा करके बोलेगी। वो बोलेगी सरकार कि क्या करो कि ठीक है, वही किसान सिर्फ लगान देंगे जो सक्षम होंगे देने में। तो बात वही है ना कि सक्षम तो कोई भी नहीं था वहाँ पे, बाकियों से लगान जो है वसूला नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है फिर से आंदोलन एक तरह से सफल होता है और ये आंदोलन खत्म हो जाता है। तो 3 आंदोलन, तीनों सफल गांधी जी के द्वारा। और तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को इसको शेयर करें। अगर ऐसे ही लेक्चर्स देखना चाहते हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।